सो हाय एवरीबॉडी। आप आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। यूपीएससी एस्पायरेंट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यूपीएससी से ही संबंधित है, यूपीएससी के एग्ज़ाम से संबंधित है, जिसकी चर्चा हम अब करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम एक लंबा प्रोसेस है। हाल फिलहाल में पार्लियामेंट्री कमेटी का एक बैठक हुई और उस पार्लियामेंट्री कमेटी के बैठक में एक रिकमेंडेशंस आया कि एग्ज़ाम के जो सिलेक्शन साइकिल जो है सिविल सर्विसेज का, उसे कैसे कम किया जाए। और उसी बैठक में ये बातें की गई। कहा जाता है कि हमारा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है करीब 15 महीने के आसपास का वक्त एक रिक्रूटमेंट को कराने में लेती है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो छात्रों के जो प्राइम्स ईयर जो होते हैं वो काफ़ी लंबा होता है। परिणामतः ये होता है कि छात्रों को मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ से संबंधित काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूपीएससी से ये कहा कि अगर हम एग्ज़ाम के सिलेक्शन साइकिल को अगर हम कम कर दिया जाए तो शायद काफ़ी फ़ायदा होने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से यूपीएससी एग्ज़ाम का ट्रेंड है, उसकी प्रोसेस है एग्ज़ाम का, तो उस प्रोसेस को कम होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, ऐसे तीनों प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम जो है आपका प्रोसेस कम होना काफ़ी एक तरीके से बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बात को कहा। अब इसमें कुछ प्रमुख रिकमेंडेशंस दिए गए हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को। इस रिकमेंडेशंस के फ़ायदे भी हैं और घाटे भी हैं। जैसे पहला रिकमेंडेशंस ये दिया गया है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन साइकिल है उसे कम किया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों को, स्टूडेंट को, खास करके छात्रों को फिजिकल और मेंटल जो स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है वो कम हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस ये है कि उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से एग्ज़ाम रीजन फॉर द लो टर्न आउट ऑफ कैंडिडेट के लिए अगर कहा गया है, मतलब कि इस तरीके की स्थिति में क्या होती है कि छात्रों को समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है ना। आपको इसमें क्या होगा कि वे टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन रेट जो है बढ़ेंगे लोग, लेकिन कभी कभी लोग 15 महीने की साइकिल को देखकर पार्टिसिपेट कम करते हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि फ़ी का कलेक्शन जो एग्जामिनेशंस का वो फर्निश डिटेल में होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरी बात है कि सारे ये एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी का, जिससे इक्विटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो इम्प्रूव होगा आपका। तो इस तरीके के बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए गए हैं और उस पर चर्चा चल रही है कि शायद जो है अगर इसको लाया जाए तो लाने से बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। अगर हम बात करें कि इसी अगर संदर्भ की अगर हम बात किया जाए तो देख सकते हैं कि कुछ सजेशंस पहले भी दिए गए थे। खास करके अगर कुछ कमिटियाँ जो थी वो खासकर कभी कभी हमारे एग्जाम में इस तरीके की प्रश्न पूछ देते हैं प्रीलिम्स में कि ये कमेटी जो है किससे संबंधित है। जैसे होटा कमेटी, तो होटा कमेटी बनाया गया था। होटा कमेटी का कहना था कि अगर हम 32 साल की जो उम्र है उसको घटाकर 26 ईयर करने की बात कही गई थी, जो कि उनकी इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमन, उन्होंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात कहा। तो कहने का तात्पर्य है कि उम्र 32 साल से 26 साल करने की बात कही गई, लेकिन कोटा कमेटी का रिकमेंडेशंस को नहीं माना। सेकेंड जो था एआरसी रिपोर्ट की बात किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिपोर्ट की बात किया, तो उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री की बात की गई। आपको पता होगा कि सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री होती है। लेटरल एंट्री का मतलब बाहर से जो एक्सपीरियंस लोग हैं, 20 25 30 सालों तक लगातार किसी संस्था में काम कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज के लिए योग्य हैं। तो वैसे लोगों के लिए को डायरेक्ट भर्ती करने की बात कही। हालांकि सरकार ने इसको माना भी है ना, इसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ। तो ये भी प्रोसेस इस कमेटी के माध्यम से देने को मिलता है। कुछ अदर भी सिविल सर्विसेज से संबंधित कुछ इश्यूज है जिसकी चर्चा आप यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। जैसे कि आईसीएस को एएस में कन्वर्ट किया गया। आपको पता होगा नो अटेम्प्ट आर मेड टू आईएएस विद द इंडियन फिलॉसफी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल एटीट्यूड, पहले शुरू में आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, आगे चलकर एएस हो गया।
एक्सेसिव एलिमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर हमारे संविधान के आर्टिकल 311 को जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि सिविल सर्वेंट्स के लिए स्पेशल टाइप के सेफ गार्ड्स दिए गए हैं। दे आर नॉट डिसमिस, उनको आर्बिटरी उनको नहीं निकाला जा सकता है सर्विस से, फिर भी सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किए जाते हैं उनको। उसी प्रकार से स्पेशलाइजेशंस की यहाँ पर कमी देखने को मिलता है खास करके, है ना। उसी प्रकार से कुछ सिस्टमैटिक मैकेनिज्म्स के एब्सेंस हैं, तो इस पर भी काफ़ी चीज़ों पर चर्चा की जाती है। तो साथ साथ में और भी आप पढ़ सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मिशन कर्मयोगी भी इसी से संबंधित है। मिशन कर्मयोगी का मतलब ये होता है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये प्रोग्राम लेकर आया गया था। लेटरल एंट्री रिफॉर्म है, जैसा कि हमने बताया आपको कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो होता है सरकार के अंदर में, जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए होता है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है 20 से 30 साल का, तो उनको डायरेक्ट एंट्री की जाती है, जिसको लेटरल एंट्री कहा जाता है। उसी प्रकार से ई समीक्षा की बात करें, ई समीक्षा एक तरीके से रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग, एक तरीके से मॉनिटरिंग है, फॉलोअप एक्शंस है गवर्नमेंट के डिसीजन का। उसी प्रकार से सिटीजन चार्टर देखिए, सारे मिनिस्ट्री के अंदर में, सारे डिपार्टमेंट के अंदर में ये कंपलसरी है कि उसको रिव्यू किया जाए, उसे अपडेट किया जाए। उसी प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस की बात करते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक्सपर्ट इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, ई गवर्नेंस की शुरुआत से रिलेटेड चीज़ों पर बात करते हैं। उसी प्रकार से आपका सीपी ग्राम्स की बात करें, ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पर टैकिंग किया जाता है, ग्रीवेंसेस समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाती है। वहाँ पर जाइए, उस पर अप्लाई कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। उसी प्रकार से नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस आपका है, जो स्टेट यूनियन टेरिटरी सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा ई गवर्नेंस। तो इस तरीके के प्रमुखता प्रोग्राम है जो भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये था सिविल सर्विसेज से संबंधित चीज़ें, आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। मिशन कर्मयोगी के बारे में, ई समीक्षा के बारे में, लैटरल एंट्री रिफॉर्म के बारे में शिक्षण के लिए। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समय पर आपको जानकारियाँ मिलती रहे। और आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दें कि हम किस प्रकार के प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ सकते। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से आप दूसरे प्रोग्राम में।